अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय पंजवानी। डिजिटल सेट मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने वीडियो के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को देखा था। चैप्टर नंबर 1 है बेसिक अर्थमेटिक। वो जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे वो भी इसके अंदर ऐड है, मतलब किसी चैप्टर का एक तरीके से पार्ट है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1 बेसिक अर्थमेटिक। बेसिकली 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है। आज हम पहले पार्ट में जो जो टॉपिक्स उनको कवर अप करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे पास आता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर ए डिनोटेड बाय। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसको डिनोट हम इस तरीके से करते हैं, शो करवाते हैं। ठीक है, कि हम इस तरीके से इसको डिनोट कराते हैं कि बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से दो दीवारें खड़ी करते हैं। ठीक है, दो लाइन बना ये हम डिनोट कराते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को। इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जीरो ऑन द नंबर लाइन। ये डिस्टेंस होता है ए और जीरो के दरमियान। जैसे इंटीजर्स होते हैं ना हमारे पास, अगर हम स्केल बनाए तो क्या होता है, यहाँ पे जीरो, राइट साइड हमारी सारी पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड हमारे पास सारी नेगेटिव होती है। सिंस 4 is a unit right of 0 on the number line and -4 is 4 unit of the left of the 0, both have the absolute value of 4। तो बेसिकली इसके अंदर हमें किस तरीके से सवाल आते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बेसिकली हमारे पास मिडिल में 0 होता है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव। अब हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से, जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, एक क्वेश्चन है x+2 मॉड, इसको हम मॉड्यूलस भी कहते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 5। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्वेश्चन है, जब मैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटाऊंगा तो ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। याद रखिएगा, हमेशा जब भी हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी और वो ऑलरेडी एक एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको हटाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के जो निशान को, या मॉड्यूलस कह लें। तो जैसे ही हम उसको हटाएंगे तो ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा क्वेश्चन। जो भी इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है उसको आप एक बार पॉजिटिव में लिख देंगे और एक बार नेगेटिव फॉर्म में लिख देंगे। आई होप ये चीज आप लोगों ने जरूर पढ़ी हुई होगी अपनी 9 मैट्रिक के फर्स्ट सेकंड टर्म में। 9 मैट्रिक में स्पेशली बच्चे पढ़ते हैं टॉपिक। ठीक है, तो 2 प्लस का वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 2, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास x = 3। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 2 जाके वहां जाके माइनस होगा, तो ये -5 और -2 हो जाएगा -7। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और काम क्या होता है इसके एब्सोल्यूट वैल्यू का, बेसिकली एक और काम ये होता है, अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू लिखी हुई है मेरे पास -2, तो अगर आप पढ़े इस डेफिनेशन, इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जीरो, तो बेसिकली ये डिस्टेंस बताता है, ए और जीरो के दरमियान का डिस्टेंस निकाल के बता रहा है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन, अगर कोई नेगेटिव नंबर है उस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, तो वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। तो -2 है तो ये पॉजिटिव में होकर बन जाएगा 2। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी बेसिक मैथमेटिक्स की, उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, उसकी जरूर प्रैक्टिस करें। और अगर आपको सॉल्यूशन उसके रिक्वायर्ड है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्यूशन भी उसके शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर, आज भी ये वीडियो जो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड। और फिर अगर आपको सॉल्यूशन इसके रिक्वायर्ड है तो आप मुझे मैसेज करें, आपको सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2। नेगेटिव को पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, नेगेटिव में नहीं होता। तो याद रहे, नेगेटिव को पॉजिटिव में करेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव में नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल चीज है। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है इस तरीके से। अच्छा, एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसके अंदर 3 वैल्यूज माइनस हो रही है और वो वैल्यू भी एब्सोल्यूट के अंदर है। ठीक है, अब गौर से चीज को देखिएगा। जब इस पे मैं सबसे पहले अंदर सॉल्व करूंगा, इस पे अप्लाई करूंगा एब्सोल्यूट, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 5। इसी तरह इस पे अप्लाई करूंगा तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव का 4, और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव का 3। इन सब के दरमियान साइन क्या थी, माइनस की। ठीक है, 5 - 4 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 - 3 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन अभी भी है। अब जैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई होगा तो ये नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट। तो इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा। ये वाला टॉपिक बहुत आसान सा टॉपिक था। जल्दी क्विकली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल एंड फैक्टर। बहुत आसान सा टॉपिक है, आप लोगों को आना चाहिए, तो ऐसी मुश्किल चीज नहीं, पर एक तरीके से रिवीजन आप लोग के लिए। अब मल्टीपल इन अ मैथ आर द नंबर्स यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई सर्टेन नंबर बाय इंटीजर। तो बेसिकली क्या है, हम सर्टेन नंबर फाइंड आउट हमें मिलता है जब हम किसी को मल्टीप्लाई कराते हैं, एक सर्टेन इंटीजर को मल्टीप्लाई करवाते रहते हैं, तो हमें उससे एक वैल्यूज मिलती रहती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें 5 है, 5
के हमारे पास मल्टीपल्स क्या होंगे, 5 खुद होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। अभी कैसे आ रहे हैं भाई, 5 को हम किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, 5 को 2 से किया तो मेरे पास 10 आ गया, 5 को 3 से किया 15 आ गया। तो ये सारे मल्टीपल्स कहलाएंगे, 5 के मल्टीपल्स कहलाएंगे, क्योंकि ये सारे नंबर 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 1 को गो थ्रू करते हैं। व्हाट आर द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स 11? तो 11 के बेसिकली हमारे पास क्या मल्टीपल, 11 खुद होगा, क्यों 11 मतलब 11, फिर 22 एंड देन 23, ओ सॉरी 33, सॉरी। ये हमारे पास मल्टीपल्स हो गए 11 के। अब इस 300 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, हमें बताना है कि क्या 300 मल्टीपल है 12 का। तो सिंपल किस तरीके से फाइंड आउट, डिवाइड करके चेक कर लेंगे हम। तो ये सिंपल हमारे पास अगर 12 25 का होता है 300, ठीक है, जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के टेबल को एक सर्टेन नंबर 25 से मल्टीप्लाई किया सर्टेन नंबर, तो हमारे पास वैल्यू है 300। तो यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, इसका मतलब ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो यस 300 इज द मल्टीपल ऑफ 12। तो ये सिंपल मल्टीपल्स का रूल है। अब आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर ही बहुत आसान है। अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड एग्जैक्टली इनटू अनदर नंबर। ठीक है, जो फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड एग्जैक्टली इनटू एन अदर नंबर विद नो रिमाइंडर। तो ये डिवाइड होता है और उसमें नो रिमाइंडर होता है। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। पहला है वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा वो खुद ही नंबर उसका अपना होगा। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 है, 12 के फैक्टर बताने, मतलब ऐसे नंबर्स बताने हैं जिससे मैं डिवाइड करूं तो ये पूरे तरीके से 12 डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ना बचे। तो पहले तो 1 होगा, जैसे कि यहाँ सवाल में देखिए 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 जो होगा हर किसी का फैक्टर होगा। अब अगला नंबर आपका 2 है, क्योंकि 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे 6 आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, और आखिरी नंबर हमारे पास आता है 12। ये इसके सारे फैक्टर्स के लगे 12 के फैक्टर्स हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो यहाँ पर 1 भी है। और दूसरा पॉइंट, द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा इसके अंदर वो नंबर खुद होगा, जिस नंबर का फैक्टर निकाला। तो नंबर हमारे पास क्या है 12, तो ये इसका खुद का फैक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फैक्टर्स का टॉपिक भी डन। 25 का आप लोग खुद निकालें, सॉल्व करें, बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गया एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बहुत आसान है, किसी भी एलसीएम निकालना किसी भी दो नंबर्स का, तो बहुत आसानी से निकल सकता है। देखिए एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी मल्टीपल का टॉपिक पढ़ा ना हमने, तो सबसे अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये 4 और 7 मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले मैंने 4 के मल्टीपल लिख दिए, 4 8 12 16 20 24 28, मैंने कुछ मल्टीपल लिख दिए। ठीक है, सो ऑन। इसी तरीके से 7 के भी लिख दिए, 7 14 21 28 एंड 35। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है और सबसे पहले आ रहा है। लोवेस्ट का मतलब सबसे पहले जो कॉमन नंबर दोनों में आ रहा है वो इसका आंसर होगा, वो इसका एलसीएम होगा। अब अगर आप गौर से देखें तो 28 एक नंबर है जो बेसिकली इसके अंदर दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है और सबसे पहला नंबर यही कॉमन आ रहा है, तो इसलिए 28 इसका एलसीएम हो गया। एक तरीके कार तो ये है। दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। सिंपल तरीका ये 4 7 लिया। अब इसको हमें डिवाइड करना, 2 2 ज़ा 4, 2 के डबल में 7 नहीं आता, एडिटिव आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, एडिटिव आ गया। अब 7 7 1 ज़ा 7, क्योंकि हमें एट दी एंड 1 1 लाना है। ठीक है, तो अब हमारा नंबर क्या आ गया, 2 2 और 7, तो 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो इसका हमारे पास एलसीएम आ गया 28। इसी तरीके से अगर 3 वाला भी होगा, हमारे पास जो 3 नंबर है उसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेहतर तरीका यही है, 2 4 8, तो 2 के टेबल से कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। इसी तरह फिर 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड देन अगेन 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। तो 3 हमारे पास 2 आ गया, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 8। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स अभी पढ़ा है हमने टॉपिक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेसिकली इसके भी तरीके कार है, फैक्टर्स के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये वाला है। तो मैं इस फॉर्म में आपको निकाल के शो कराता हूँ, 8 एंड 24। अब गौर से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसमें और एलसीएम में क्या डिफरेंस है। अब मैंने स्टार्ट किया, 2 4 ज़ा 2 12 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। इसकी वजह ये है, जितने भी नंबर का आप एचसीएफ निकाल रहे होगे
जरूरी है कि वो एक ही नंबर से कट हो रहा हो। जैसे कि यहाँ पर 8 और 24 कट हो गया, बन गया 4 और 12 बन गए। अगर प्रीवियस आपको एलसीएम वाला याद हो तो उसके अंदर क्या था, 2 और 7 थे, तो 2 वाला सॉल्व हो सकता था, 7 वाला सॉल्व नहीं होता, 7 वाला एज इट इज चलते जा रहा, 7 को मैंने कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जरूरी है जितने भी नंबर का आप एलसीएम निकाल लो वो दोनों, दो हो या तीन हो, वो सब कट होने चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अब जो स्टेप है यहाँ पर क्या 1 और 3 है। अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो 3 से 1 तो नहीं कट हो सकता, ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली 1 नहीं कॉपी कर सकता, ठीक है। इसका रूल याद रखें एचसीएफ का, दोनों नंबर अगर कट डाउन होके आगे मूव हो रहे होंगे तो ही हम आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन एलसीएम के अंदर जरूरी होता है आपको एट दी एंड पूरा सॉल्व करना होता है, ये जरूरी नहीं कि दोनों नंबर कट होने चाहिए वगैरह वगैरह, आपको एट दी एंड 1 1 बनाना है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, एचसीएफ के अंदर दोनों नंबर कट हो रहे होंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं हो रहा तो यही रोक देंगे। तो ये 3 नंबर हमारे पास मिले, इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसका मेरे पास एचसीएफ आ गया 8, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं, 3, 9 एंड 15, ठीक है। अच्छा, ये छोटे छोटे नंबर है तो ये फिर भी फैक्टर्स के रूल्स अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये वाला है, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ। 3 1 जा, 3 3 जा एंड 3 5। अब मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं 3 लिखूंगा तो 3 1 से कट नहीं होगा, लेकिन 3 3 से कट हो जाएगा, लेकिन 3 5 से भी कट नहीं होगा, ठीक है। तीनों तीन नंबर है तो ऐसा नंबर सेलेक्ट करना जो तीनों को कट करे, अगर तीनों कट नहीं हो रहा तो वहीं आप रुक जाएंगे। तो आंसर इसका एचसीएफ स्ट्रेट अवे आ गया 3। बहुत सिंपल सा सवाल था, आई होप आप लोग को ये क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास लोगैरिथम का है। तो लोगैरिथम को बहुत समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट है कन्वर्ट इनटू लोगैरिथम। सबसे पहले हमें सीखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। और हमारे पास 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। 2 का क्यूब हमारे पास 8 के बराबर होता है, सबको पता है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है लॉग की फॉर्म में, तो लॉग का फॉर्मूला ये याद रख लें आप लोग, लॉग, यहाँ पर बेस, यहाँ आप लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेस, हम इस बड़ी वैल्यू को बेस कहते हैं, इसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है और ये हमारा एक आंसर है। अब इसको कन्वर्ट करना, सबसे पहले लिखूंगा लॉग, बेस की जगह पे आ जाएगा 2, आंसर की जगह पे आ जाएगा 8, और इक्वल टू के बाद एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट 3 है, तो ये हो गया हमारे पास कन्वर्ट। सिंपल सा रूल है किस तरीके से हमने कन्वर्ट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला, ये आपने सिर्फ याद रखना है, सिंपल सा। अच्छा, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट एक्सपोनेंट इनटू लॉग फॉर्म। अब आपको कन्वर्ट करना है एक लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है लॉग 4 16 इज इक्वल टू 2। तो आपको पता होना चाहिए नीचे हमारे पास बेस होती है तो ये 4 हो गया, इक्वल टू के बाद एक्सपोनेंट होता है तो आपने एक्सपोनेंट में 2 लगा दिया, और यहाँ पर आ जाएगा इसका ये आंसर। तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये दो कन्वर्जेंस थी जो आप लोगों को सिखानी थी, आई होप ये बेसिक कन्वर्जेंस थी, बस एक रिमाइंडर था कि किस तरीके से करते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, अब जो नेक्स्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। अच्छा, नॉर्मली जो आपके कैलकुलेटर के अंदर लॉग होता है उसकी बेस 10 होती है, ठीक है। तो आप लोग लॉग बेस 10 की ही वैल्यू निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से, इसके अलावा अगर कोई आ गई तो वो निकाल नहीं सकते। लेकिन एक तरीके का है इसको फाइंड आउट, वो कैसे, एक एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया लॉग P62 5, अब क्वेश्चन आ गया इसकी वैल्यू निकाल दें। अब आप कैलकुलेटर से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इसकी बेस तो 10 होती है, यहाँ पर बेस 2 है। तो ये फॉर्मूला आपको सिखाता है किस तरीके से आपने कन्वर्ट करना है वैल्यू को बेस 10 में। अब देखें यहाँ पर कैसे कन्वर्ट होगा, आपने सिंपल क्या किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लॉग बेस 10 लिख दिया सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू थी, जो यहाँ पर बड़ी वैल्यू होगी वो आप इसके साथ लिख देंगे, और जो क्वेश्चन का बेस लॉग के अंदर बेस की फॉर्म में लिखा था वो आप यहाँ लिख देंगे। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब लॉग बेस 10 की वैल्यू तो निकाल सकते हैं हम कैलकुलेटर से, तो सिंपल लॉग 5 की निकालेंगे, लॉग 2 की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.32। तो ये तरीकेकार है बेस को चेंज करने का 10 की फॉर्म में, ताकि आप कैलकुलेट कर सकें। तो आई होप ये वाला टाइप आप, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। इस तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल वर्कशीट मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए रखी है, उसको सॉल्व करें, वो आपको हेल्पफुल करेगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ लोगैरिथम है, बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े आसान से और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास लॉ ये कहता है कि अगर लॉ के साथ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप दोनों को अलग अलग लॉग देके प्लस लगा दें बीच में।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है log 6, तो मुझे पता है log 6 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 × 3 या 3 × 2, आपकी मर्जी है। अब मैं ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, तो मैं इन दोनों को लिख दूंगा log 2 फिर प्लस log 3। ठीक है, तो ये मेरे पास सवाल हो गया, प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, प्रॉपर्टी नंबर 1। इसी तरीके से प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है कि डिवाइड हो रहा है तो माइनस कर दो, जैसे कि log 5/2 है मेरे पास, तो इसको सिंपल मैं क्या कर दूंगा log 5 और log 2 लिख दूंगा, और बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। ये सॉल्व हो गया हमारे पास। फिर हम वैल्यूज निकाल देंगे, वो फिर अलग है, मैं सिर्फ अभी अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि प्रॉपर लॉस कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह थर्ड जो हमारे पास है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है डिवाइड वाला, सॉरी पावर वाला, log 2 की पावर 5। अगर आपके पास लॉग लिखा हुआ और उसके ऊपर पावर एक नंबर के ऊपर, तो पावर पीछे आ जाएगी, 5 पीछे आ गया और ये बन जाएगा log 2। जो बेस था बेस एज इट इज रहेगी, तो 5 log 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये जो फोर्थ वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कब अप्लाई होगा, ये गौर से समझे। जब आपके पास लॉग की बेस फॉर एग्जाम्पल 10 है, और उसके साथ जो नंबर लिखा है वो भी 10 है, और उसकी कोई ना कोई पावर है, पावर नहीं भी तो चलेगा, तो याद रहे जो पावर होगी वही इसका आंसर होगा। अब इसका क्या मतलब है, गौर समझे। याद रखें आपकी बेस और ये जो नंबर है ये सेम होना चाहिए। अगर आपकी बेस और नंबर सेम है, तो जो भी पावर होगी वही इसका डायरेक्टली आंसर होगा। ये फॉर्मूला ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लिखा हुआ है log 2, अगर ये लिखा हुआ है, अब आप देखें इसकी लॉग की जो बेस है वो 2 है और उसका नंबर है वो भी 2 है, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, तो 2 की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। याद रखें, ये कब अप्लाई होगा, जब आपकी लॉग की बेस और जो नंबर उसके वो दो सेम होंगे, तब ये चीज अप्लाई होगी। अगर सेम नहीं होंगे तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, थर्ड वाले लॉग के ऊपर, इस पे चले जाएंगे। ये क्या करता है, पावर को पीछे लिख दिया जाता है। ठीक है, बात समझ आई होप आप लोग को ये आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर ए का मतलब या नंबर, फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 2, कोई भी नंबर होता है, और लॉग की बेस भी सेम, जो नंबर है वही बेस है। देखिए 2 की पावर में लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सपोनेंट और लॉग जो इनवर्स फंक्शन होते हैं आपस में, तो 2 की पावर में लिखा हुआ है लॉग, और जो लॉग की बेस है वो भी 2 है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, जिसकी पावर में लॉग लिखा है वो वाला नंबर और लॉग की जो बेस है, अगर ये दोनों बराबर होंगे, तो लॉग के साथ जो भी नंबर लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल एन लिखा हुआ है, तो वही इसका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एन की जगह 5 लिखा होता, तो इसका आंसर 5 होता। अगर 3 लिखा होता तो इसका आंसर 3 होता। आपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट याद हो गया तो बहुत आसानी से सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब एक सवाल मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल है, वो देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ log b2 is equal to x, log base b is equal to 3 is equal to y। ठीक है, सवाल आपके पास आ गया, फॉर एग्जांपल log b6 फाइंड आउट करते हैं आप, ये फाइंड आउट करके दिखा दें। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, 6 को सबसे ब्रेक करूंगा मैं, log b6 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 × 3 में। ठीक है, बेस बी है इसकी। अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगा दूंगा पहली बारी, लॉग b2, बीच में आ गया प्लस, मल्टीप्लाई प्लस पे चेंज हो गया लॉग b3। अब यहाँ पर गौर से देखें, ये वाली चीज ऑलरेडी मुझे किसके बराबर दी गई है, एक्स के, इसकी जगह आ जाएगा एक्स, और ये वाली चीज ऑलरेडी किसके बराबर है, वाई, तो इसकी जगह आ जाएगा वाई प्लस का वाई। ये हो गया मेरा सवाल डन। आई होप आप लोग को ये सवाल क्लियर होगा। इसी तरीके से एक और इसका सवाल देख लेते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है, मतलब डेटा यही रहेगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को इसी तरीके का एक सवाल देखता हूँ। जैसे कि यहाँ 6 की जगह मैं कर देता हूँ 72। ठीक है, जरूरी है सिंपल नंबर होगा, डिवाइड पे नंबर आए तो आप माइनस कराएंगे, सिंपल सा रूल है। ठीक है, 72 आ गया। अब 72 कैसे करूंगा, देखिए लॉग बी, मैंने 72 को ब्रेक कर दिया 8 × 9 में। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग b8 प्लस log b9।
अब मुझे पता है 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, तो log t 2 की पावर 3 2 का क्यूब, और 9 जो होता है 3 का स्क्वायर log t 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब पावर की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर, कि पावर पीछे 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, हमारे पास 3 बन जाएगा 3 log t 2 प्लस 2 log t 3। अब आप सबको पता है कि ये वाली जो चीज है ये बराबर है x के, और ये वाली चीज बराबर y के, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2y। ये आपका आंसर। तो आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होंगी लॉक के अंदर। तो ये लॉक का टॉपिक कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं क्विकली नेक्स्ट लास्ट टॉपिक के ऊपर। छोटे टॉपिक है पेन पेमडास का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, बेसिकली पी का मतलब यहाँ पर पैरेंथेसिस है, या आप ब्रैकेट कह लें। ठीक है, पैरेंथेसिस को कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट्स जैसे बॉड मास होता है, पी का मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंट है। ठीक है, पावर को सॉल्व करना है, ये बेसिकली प्रेसिडेंस बताता है कि पहले कौन सा सॉल्व होगा। एम का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड, और ए का मतलब हमारे पास ऐड, और एस का मतलब लास्ट में सब्ट्रैक्ट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट मुझे बताना था कि पेमडास का मतलब बेसिकली ये होता है। इसके सवाल को इतने मुश्किल नहीं है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज हमारे पास आती है, वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इसलिए इसको ऐड करते हैं। ए बी प्लस सी अगर लिखा हुआ है तो आप एक अंदर मल्टीप्लाई करा दो, पहले आप ए बी प्लस ए सी बना दो। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। इसी तरह माइनस का भी सेम ही रूल, अगर बीच में माइनस होगा तब भी ए बी प्लस ए बी माइनस ए सी बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है बी प्लस सी डिवाइड बाई डी, तो हम दोनों को अलग अलग एलसीएम को ब्रेक करके अलग अलग चीजें देंगे। ठीक है, ये लो आप, ये अब ये चाहे प्लस पे और माइनस पे वो डिपेंड, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है 700 - 1, अगर मैं इसको पेमडास से सॉल्व करूं, जो मैंने ऊपर पीछे रूल दिखाया, तो वो क्या कहता है, पहले ब्रैकेट पैरेंथेसिस, पहले ब्रैकेट सॉल्व। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 99। ठीक है, 7 को 99 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास कोई पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पेमडास के थ्रू सॉल्व किया। अगर यही सवाल मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से सॉल्व करूं, देखिए कैसे होगा। 7 को उससे क्योंकि ये क्या कहता है, मल्टीप्लाई करा देंगे ब्रैकेट के बाद। 7 × 100 700, और 7 × 1 = 7। तो 700 - 7 क्या आ गया, 690। तो ये आपका आंसर आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा आसान कर देता है सवाल को सॉल्व। तो आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर होंगी। बहुत आसान से थे, मैंने वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए रखी है, इसको सॉल्व करें। कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो मुझसे पूछें, मैं आप लोग को सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा इससे रिलेटेड। तो आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। ये हमारे पास अर्थमेटिक पहले चैप्टर के ये टॉपिक कंप्लीट होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी टॉपिक को कवर अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।